दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र द्वारा आयोजित इस ओम सभागार में उपस्थित आप सभी जनों का विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हम भारतीय नक्षत्राकाश के एक ऐसे दिव्य मान नक्षत्र की स्मृति में एकत्र हैं जो सौभाग्य से उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव में एक बड़े जमींदार परिवार और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ पद पर विराजमान इंजीनियर के घर में पैदा होकर सशरीर रहकर देश और दुनिया के लाखों ऐसे लोगों को अपना प्रकाश देता रहा जो उस भारत भूमि के साथ ही विश्व के कल्याण को समर्पित रहे। ऐसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो एक मेधावी छात्र के रूप में प्रयाग विश्वविद्यालय से भौतिकी में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहीं प्राध्यापक बने, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के नाम से सारी दुनिया में जाने गए। और उस समय के विश्वविख्यात वैज्ञानिक सीवी रमन की आशा, आकांक्षा और इच्छा के बाद भी केवल एक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में न जाकर भारत भूमि की आराधना के पथ को अपनाते हुए परम वैभवम नेत स्वराष्ट्रम के साथ ही किरणवंतो विश्वमार्यम के पथ पर चले और शिक्षा, समाज, संस्कृति, देश और विश्व कल्याण के लिए काम करने वाले लाखों लाखों लोगों के श्रद्धेय बने, ऊर्जा स्रोत बने। विद्या भारती ने तकनीकी क्षेत्र में, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जब आगे कुछ काम करने का, एक बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर काम करने का मन बनाया, निश्चय किया, संकल्प किया, ऐसे समय विद्या भारती के वरिष्ठ अधिकारियों ने ही लखनऊ के इंदिरा नगर में जिस परिसर में हम सब बैठे हैं, वहाँ पर एक उच्च तकनीकी संस्थान खड़े करने का जब निर्णय किया तो सहज रूप से श्रद्धेय रज्जू भैया जी का नाम स्मरण में आया। उनके नाम से ही प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया उच्च तकनीकी सूचना संवाद केंद्र इस लखनऊ की स्थापना हुई। इस संपूर्ण संस्थान के स्थापना के पीछे जिनका सर्वाधिक योगदान है, ऐसे विद्या भारती के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख आदरणीय सौरभ मिश्र जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज बड़ी संख्या में श्रद्धेय रज्जू भैया के पथ के अनुगामी सहित उनके अनेक प्रशंसक इस सभागार में उपस्थित हैं।
उनका परिचय कराने की कृपा करें और इस कार्यक्रम के पीछे की प्रस्ताव की भी हम सबके सामने रखें। आदरणीय सौरभ मिश्र जी। परम श्रद्धेय रज्जू भैया जी, एक आदर्श जीवन जो 29 जनवरी 1922 को इस धरती पे प्रारंभ हुआ। बहुत सारी बातें अभी उनके लिए विषय में आएंगी, बहुत सारे ऐसे विषय आएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने उनके जीवन से, उनके सानिध्य से और उनके संपर्क में रह के अपने आप को परिवर्तित और परिवर्धित किया, अपने जीवन को उन्नत स्तर पर ले जाने का प्रयत्न किया। आदरणीय रज्जू भैया 11 मार्च 1994 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक बने थे। सरसंघचालक का उनका जीवन हम लोगों ने एक एक वाक्य के साथ आत्मसात किया। आज जिस केंद्र पे हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये डिजिटल केंद्र भारतवर्ष में पहला है। रज्जू भैया भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। विज्ञान को उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के बारे में अनेक बार संकल्प दोहराए। कोरोना काल में हम लोगों ने उनके इसी संकल्प को साकार करते हुए विद्या भारती के अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त 1100 विद्यालयों को इस डिजिटल संवाद केंद्र से कनेक्ट किया। ई लर्निंग इस कोरोना काल में सभी ने लगभग प्रारंभ करने का प्रयास किया। किसी ने जूम से, किसी ने गूगल क्लासेस से, किसी ने अन्य ऐसे विदेशी प्लगइन्स से, लेकिन रज्जू भैया की प्रेरणा से हम लोगों ने पूर्णतः स्वदेशी प्लगइन्स से और यहीं पे सब कुछ डेटा रखते हुए, जिस जगह पे हम लोग बैठे हैं इसके ऊपर की फ्लोर में पूरा संवाद केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे हम अपने समस्त 4 लाख विद्यार्थियों को कनेक्ट कर रहे हैं। रज्जू भैया का संघ से जुड़ाव सन 1942 में हुआ था। 1950 से वो सक्रिय रूप से विभिन्न कार्यों में और दायित्वों के साथ आगे बढ़े थे। आज हमारे बीच सौभाग्य का विषय है कि मंच पर ऐसे सभी मूर्धन्य लोग तथा सम्मुख भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने रज्जू भैया को देखा, उनके साथ कार्य किया और उनके जीवन के साथ अपने जीवन का सामंजस्य बनाते हुए उनके आदर्शों के साथ स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले परिचय मैं दूंगा। मेरे ठीक बगल में वरिष्ठ प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री संजय जी। संजय जी वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री हैं। संजय जी के दाहिने प्रोफेसर श्यामनंदन सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व और वर्तमान में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। श्यामनंदन सिंह जी के दाहिने विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री श्री शिव कुमार जी भाई साहब हैं। श्री शिव कुमार जी भाई साहब राष्ट्रीय मंत्री के साथ साथ लगभग सभी ऐसे प्रकल्पों से जो सरकार के माध्यम से शिक्षा के सुधार के लिए, शिक्षा के जुड़ाव के लिए संचालित होते हैं, उनमें विद्या भारती के पक्ष को रखते हैं। वर्तमान में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, आप उसके शिल्पकारों में से एक हैं। श्री शिव कुमार जी भाई साहब के दाहिने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचारक अवध प्रांत श्री मनोज जी भाई साहब हैं। मनोज जी भाई साहब
बहुत ही संपन्न मेधा के व्यक्ति हैं और इनके बौद्धिक के माध्यम से हम लोग युवा लोगों को समाज में जोड़ने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि रज्जू भैया के परिवार से अनेक लोगों ने आज यहाँ आकर हम लोगों को आशीर्वाद देने का सुअवसर प्रदान किया। सबसे पहले मैं परिचय दूंगा श्री गिरीश कुमार सिंह जी, जो पेशे से डॉक्टर रहे, मेडिकल कॉलेज में रहे। आप रज्जू भैया के भांजे हैं। हमारे सामने सबसे दाहिने बैठे हुए हैं। उनके ठीक बगल में दाहिने हाथ श्रीमती शारदा सिंह जी हैं। आप रज्जू भैया की भांजी हैं। उनके बगल में श्री राहुल भार्गव जी हैं। आप श्री गिरीश कुमार सिंह जी के दामाद हैं। उनके पीछे सुरश्री दीपा जी हैं, जो भांजी हैं रज्जू भैया जी की। श्री गुड्डी जी हैं, गुड्डा जी हैं, जो भांजे हैं। इन सभी लोगों के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रज्जू भैया के बारे में। स्मृतियों के आधार पे हम पुनः उनको स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। कुछ परिचय और इस किनारे बैठे देश के संघ के वरिष्ठतम प्रचारकों में से एक आदरणीय यतीन्द्र भाई साहब विद्या भारती के राष्ट्रीय शिक्षा संगठन मंत्री हैं, लखनऊ केंद्र है। कृपा पूर्वक इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। माननीय ब्रिजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश शासन में माननीय न्याय मंत्री हैं। श्री मुकेश बहादुर सिंह जी प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। श्री डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी प्राध्यापक हैं एक कॉलेज में लखनऊ महानगर में और विद्या भारती के क्षेत्रीय मंत्री हैं। माननीय हेमचंद जी संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। यहाँ उपस्थित कुछ जनों से मैं आग्रह करूँगा बहुत संक्षेप में 3-4 मिनट में ही
उनके जीवन के कुछ ऐसे प्रसंग हम सबके सामने रखेंगे, सभी लाभान्वित होंगे। ऐसे उनके परिवार से उपस्थित हम सबके आदरणीय प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर जी.के. सिंह जी से आग्रह करूंगा कि श्रद्धेय रज्जू भैया जी के जीवन के कुछ प्रसंग संक्षेप में हम सबके सामने रखने की कृपा करें। रज्जू मामा को बचपन से उनके साथ बड़ा हुआ, तो उनको नैनी जाना था, नैनी नदी पार करके आनंदा से, तो मुझको वो चलाते चलाते नैनी तक ले गए और ये कहते हुए कि वापस ही मैं रिक्शा करा दूंगा। तो मामा जी से झोंक झोंक रही थी हमारी, पर उन्होंने यहीं पे बैठे एक बात ये थी कि महात्मा गांधी कहते थे कि द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न साइंस शुड रीच द लास्ट मैन इन द फील्ड। तो हम लोगों ने कहा कैसे होगा एजीएमसी में, तो उन्होंने कहा एकल विद्यालय आपके बहुत सारे, इनमें जो शिक्षक हैं उनको स्वास्थ्य की ऐसी बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो कॉमन चीजों का इलाज कर लें, दूर में जाना पड़े, फर्स्ट एड दे दें, सिनिस्टर को पहचान के रेफर कर लें। तो भाई जी भी थे और हम लोग थे, तो हमने सोचा कि हमारी बात बहुत अच्छी है। तो जब हम एम्स पटना के फाउंडर डायरेक्टर हो गए तो स्वतंत्रता थी, हम जो ध्यान कर रहे, तो हमने वहां पे एक छत्तीसा नाम का, छत्तीसा जो होता है भाई को कहते हैं, जो सब काम में आता है, तो छत्तीसा लोग जो थे, जो कंप्यूटर हैवी थे गांव-गांव में, भाई हमको एकल विद्यालय के शिक्षक तो मिले नहीं, तो जो लोग इंटरेस्टेड थे गांव-गांव में, उनको एम्स पटना से कनेक्ट कर दिया। तो हमारे जमाने में करीब 3600 छत्तीसा, नेपाल में आपके सीमा सुरक्षा बल के लोग, और बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो क्या करते थे कि जो वहां पे मरीज राय देना चाहें पटना से, तो वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमसे राय ले लेते थे, उन्हीं के यहाँ पर्चा निकल जाता था छत्तीसगढ़ के, क्योंकि वो माध्यम था, एवोल्को का माध्यम था। तो एवोल्को जो थे वो शायद 15 रुपए लेते थे एक राय देने के, और छत्तीसगढ़ जी को 50 रुपए मिलते थे, तो 35 रुपए में दूर दूर से एम्स पटना से राय मिल जाती। हमारा जो उन्होंने कहा कि भाई स्वास्थ्य और शिक्षा को मॉडर्न टेक्निक से लास्ट में इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, ये आइडिया उनका था। और दूसरी बात ये है कि भांजे तो थे, तो रोज उन लोग हमें पकड़ लेते थे, जैसे हनुमान जी से हम लोग कहते हैं, रामचंद्र जी से सीधे तो कहते नहीं, तो इनसे कहो, तो हम छोटी छोटी बातें लेके समझते होते नहीं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो एक दिन बोले झंडे वाला में बैठे थे कि जानते हो सबसे बड़ी चीज क्या होती है मनुष्य? तो हमने कहा क्या? बोले कि चाह गई चिंता मिटी, चिंता का जड़ जो है चाह में, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, हमको कछु न चाहिए हम चाहन के। तब से अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश की, अपने सब विद्यार्थियों को समझाता बोलता हूँ, भैया चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, छूटने का तरीका दुनिया से यही है, हमको कछु न चाहिए हम चाहन के शाह। यही बात उन्होंने और कही। हम कहते थे कि भाई ये कर दो, वो कर दो, तो हमसे बोले कि भैया
ये इसके गुलामों के जीने में कोई सुख नहीं। ये काया कायस्थ जो है स्वस्थ नहीं हो सकता। जो बोले कि 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें 2 बातें हैं बस भी। सुख जीने सुख होता है, दुख जीने दुख होता है। तो फिर लेके शाम तक सुख नहीं आएगा। ये जो सुंदर बातें हैं इनसे प्रेरणा पाई, उनको हजारों नमन। पता नहीं कितनों के प्रेरणा स्रोत थे वो। धन्यवाद। मंच में विराजमान संघ के वरिष्ठ प्रचारक और इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री आदरणीय संजय से आग्रह करूँगा कि अपने जीवन में आने वाले ऐसे कुछ प्रसंग संक्षेप में हम सबके सामने रखने की कृपा करें। आदरणीय संजय जी। श्रद्धेय मंच, शिव कुमार जी, मनोज जी, यहाँ आए, रज्जू भैया के विषय में बहुत सारी जानकारी होते हुए भी सुनने की आकांक्षा मेरे भी मन में है। बहुत सारे बंधुओं का बहुत निकट से उनसे संबंध रहा है। भगनियाँ भी आई हैं। मुझसे आग्रह किया गया है तो लगभग 85 से मैं 80 से लगभग मैं यहाँ लखनऊ में विशेष रूप से हूँ। 85 से विशेष रूप से रज्जू भैया के साथ सानंद संपर्क आने लगा था। मैं यहाँ का विभागचारक भी रहा हूँ, प्रांतचारक भी रहा हूँ, और इस नाते बहुत सारे काम मुझ पर पड़ते ही थे। बीच में रज्जू भैया का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा था, तब किसी महानगर में जहाँ उनके निकट संबंध हैं वहाँ पर वो 15-15 दिन करके रहते थे। तो लगभग हर 2 महीने में एक बार यहाँ पर आते थे। यही परिसर लगभग यही होता था। 15 दिन वो यही रहते थे। और मेरी जिम्मेदारी होने के कारण कि मैं यहाँ का प्रचारक था, इसलिए वो पूरी जिम्मेदारी 15 दिन की मेरे पास अक्सर रहती थी, किसी न किसी कार्यकर्ताओं को लगाना। और इसलिए सहजता के साथ उनके साथ संवाद होता था। आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही नहीं लगता था कि हमारा एक बुजुर्ग हमारे साथ है। मैं एक बार उनका जो है बेल्ट बांध रहा था, तो उन्होंने पूछा तुम्हारे बाबा जो है उनकी उम्र कितनी रही होगी? तो हमने कहा आपसे थोड़े से बड़े होंगे। कहा ठीक, मुझे बाबा ही समझो। इतनी सहजता थी। जब भी मैं आता था और मैं गाड़ी का वो खोलता था कार का, तो उस समय एक चीज अक्सर वो पूछते थे, आज स्कोर मैच का में स्कोर कितना है, कपिल की क्या स्थिति है। किसी न किसी वो प्लेयर के विषय पूछते रहते थे, क्या है और कितने चौके लगे। आपको आश्चर्य लगेगा, इतना बड़ा व्यक्ति, लेकिन इतनी चीजें मुझे बार बार पूछा करते थे। एक बार एक परदेशी फिल्म आई थी, मुझसे कहा आज चलना है, टाकीज चलना है और परदेशी फिल्म देखना है। तो मैं परेशान थे, परदेशी फिल्म आपको लेकर के जाऊं टाकीज में? तो बड़ी मुश्किल से मैंने कहा कि आपको वहां नहीं, मैं यहाँ जो है सीडी की व्यवस्था करता हूँ, यही देखूंगा। तो फिर मुझे सीडी की व्यवस्था करनी पड़ी उसको फिल्म। फिर मुझे इसमें तुमने क्या समझ में आया परदेसी फिल्म में? उनके साथ मैंने पूरी परदेसी 2-3 बार देखी। तो इतने सहज सरल थे, लगता ही नहीं था कि एक हम अपने सरसंघ चालक के साथ संवाद कर रहे हैं। इतने सरल सहजता के प्रतीक थे। आपने सादगी का वर्णन सुना ही है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे। वो जब स्टेशन में रास्ते में सामान्य प्रचारक का एक स्वभाव हो गया है कि वो जब जाता है तो किसी स्टेशन पर किसी स्वयंसेवक को सूचना दे देता है कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, जरा 2 रोटी भेज देना, ये जरा भोजन का पैकेट भेज देना। तो भोजन का पैकेट तो एक माध्यम रहता है, उसी बहाने 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी, वहाँ किसी स्वयंसेवक से संवाद हो जाएगा, वहाँ के हाल चाल हो जाएंगे। तो वो बार बार में कहते थे स्टेशन पर उतरे, रोटी लाने की क्या जरूरत है,
यही स्टेशन पर मिल जाएगी, 3 रोटी मैं खाता हूं, 3 रोटी ले लेता हूं, वहां थोड़ा सा तेल घी लगा लूंगा। घी रखते थे, बुकनू रखते थे। माने वो स्टेशन कार्यालय से लाना या किसी घर से लाना, उसमें कितना खर्चा आएगा। कभी कभी स्वयं बाजार चले जाते थे, वहीं से वो, क्योंकि हम लोगों का जिंदगी में ऐसा हो गया कि कभी हम लोगों ने शायद सब्जी बाद में खरीदी ही नहीं, तो पूछते थे आज आलू क्या रेट है, आज लौकी का कितना रेट है, उसका हिसाब किताब करके इतना खर्च होगा, इतना आएगा, ऐसा छोटी छोटी चीजें बताया करते थे। लेकिन उन छोटी छोटी चीजों में हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश रहता था। एक बार स्टेशन पर आ रहे थे, हम लोग नवयुवक थे, बहुत ज्यादा समझदार भी नहीं थे। एक बार मैं उनको लेने जाना था तो मेरी नींद आ गई। नींद आ गई तो मुझे लगा कि वो और ट्रेन आ गई, मैं सो भी गया, हल्का सा झपकी आ गया, सो गया। तब तक वो व्यवस्था हो गई, दूसरे लोगों को भी लगाया था, गाड़ी आ गई। मुझे लगा कि आज तो मुझे डांट पड़ जाएगी, कोई चर्चा ही नहीं की। और ठीक है, मैंने कहा रज्जू भैया आज मैं सो गया था। अरे नवयुवक को तो सोना ही चाहिए। बिल्कुल हंस करके उन्होंने टाल दिया। तो ऐसे सरल सहज स्वाभाविक रूप से और छोटी छोटी बताते रहे। मेरे पास पुस्तकों का शौक था ही, अभी आपने पिक्चर में भी देखा है। तो मुझसे बार बार कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, उसमें क्या पढ़ा है, क्या चीज देखा है, ये भी बीच बीच में पूछते रहते थे। रज्जू भैया जो स्वयंसेवक बने तो उनकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हम लोगों ने प्रचलित हैं, जगह जगह जाता हूं। अभी जैसे मैं कानपुर प्रांत का प्रांत प्रचारक रहा, तो ललितपुर में माता टीला का जो पुल है, तो उनके पिताजी ने बनवाया था। उसकी अभी भी वो पुल में बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब उस समय का विज्ञान कैसा रहा होगा, ये आज भी वो गड़बड़ नहीं। जैसे ही पानी ज्यादा बढ़ता है, अपने आप स्वाभाविक रूप से उसका वो जो है चलने लगता है सिस्टम। उसका सिस्टम आज भी वैसे ही काम कर रहा है, स्वाभाविक काम कर रहा है। तो उसके विषय में बताया करते थे कैसे। यहाँ जो चारबाग में आपने जो अपना किसान संघ का कार्यालय है, तो वो जब यहाँ पर थे तो जो है यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी ने उस समय व्यवस्था कर दी थी, वो कार्यालय मिल गया था। वो विद्यार्थी वो आए थे, वो यही उसी समय मिल गया था। वो आज संघ का किसान संघ का कार्यालय है। 2 प्रकार के सामान्यतः प्रचारकों का एक होता है। एक ऐसे प्रचारक होते हैं जो अपने को छिपाते हैं, मेरा घर कहाँ है, मेरा स्थान कहाँ है, मेरी बैकग्राउंड क्या है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो उनका जो बैकग्राउंड होता है उससे भी संगठन को बढ़ाते हैं। तो रज्जू भैया वो दूसरे वाले थे, जिनका बैकग्राउंड था और उस बैकग्राउंड से भी संघ के काम को बढ़ा देते थे। उनके अनेक विद्यार्थी थे। जब लखनऊ आते थे तो एक झुंड लगा रहता था, और वो पता नहीं कहां कहां वो याद रहता था उनको। वो रहते थे, इसका जरा फोन नंबर ढूंढो, इसके विषय में पता करो। उस समय तो मोबाइल होता नहीं था, तो हम लोग सोचते ये है, ये जरा यहां पर है, इसको खोजो, ये मिलेगा, ये काम कर रहा है। अरे बहुत सारे नाम, 200 नाम हमको बताया करते थे। उनसे संपर्क करना, उनसे मिलना। तो एक महापुरुष जिसके साथ हम लोग जिए, जिनसे हम लोगों ने सीखा, और जो निरंतर आज भी प्रेरणा देते रहते हैं, ऐसे आज श्रेष्ठ महापुरुष को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उनसे ही सीख करके हम लोग आज भी निरंतर, जो मन में कभी कभी थकावट आती है तो रज्जू भैया का स्मरण करते हैं, तो पुनर्आग प्रज्वलित हो जाती है, फिर से मन काम करने के लिए उत्साहित होता है। इसलिए बार बार ऐसे महापुरुष का जो सानिध्य पाया, इसके लिए हम अपने को गौरवशाली समझते हैं। और आप सबको धन्यवाद। और भगवान ने निश्चित रूप से वो फिर से आए होंगे, देश का काम करने के लिए गए थे, फिर से वो आकर के काम करेंगे, उनका फिर से जन्म हो गया होगा, और इसलिए वो स्वयंसेवक ही इस नाते वो फिर कहीं ना कहीं सक्रिय होंगे। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष को प्रणाम। हमारे सभागार में उपस्थित जहाँ भी परिचय कराया कि गुजरात के विकास में सर्वाधिक योगदान देने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी,
जो प्रधानमंत्री जी के विशेष सचिव रहे और कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए ऐसे अरविंद शर्मा जी। जब रज्जू भैया जी एक प्राध्यापक के रूप में जीवन जी रहे तो उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, वो यहाँ हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अति संक्षेप में अपना एक प्रसंग वो हम सबके सामने रखें। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, माननीय रज्जू भैया जी के परिवार से उपस्थित सभी सज्जन अन्य और सन्नारी, सबको प्रणाम। आप सब उपस्थित महानुभावों को, श्रद्धेयजनों को मेरा बार बार नमन। मैं प्रयाग विश्वविद्यालय, अभी मुझे पूछा गया कि आप कुछ कहना चाहेंगे, तो मैंने इसीलिए हाँ बोला कि मैं उस समय तो नहीं था, लेकिन हम लोग 79-80 में प्रयाग विश्वविद्यालय में आए, तो लगभग 13-14 साल पहले ही माननीय रज्जू भैया ने विश्वविद्यालय छोड़ा था। तो उनकी काफ़ी स्मृतियाँ और काफ़ी चर्चाएँ हम लोगों ने उस समय कभी काफ़ी ताज़ी थीं वो स्मृतियाँ, तो हम लोग विश्वविद्यालय में सुना करते थे। इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं भी थोड़ा उनकी स्मृति में दो शब्द बोलूं। तो मेरा ये सौभाग्य तो नहीं रहा कि मैं उनको नज़दीक से देख पाऊं या उनका अनुभव कर सकूं, लेकिन यहाँ मैंने जो सुना कि और थोड़ा बहुत जो पढ़ा है मैंने, मेरा जो बहुत ही अल्प ज्ञान है आप लोगों के समक्ष, लेकिन मैं जो भी समझा और आज भी जो सुना, जो बात बार बार आई है वो है कि इतना बड़े संगठन के कर्ता धर्ता होने के बावजूद इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय जैसी एरिस्टोक्रेटिक यूनिवर्सिटी, उस समय की एरिस्टोक्रेटिक यूनिवर्सिटीज़ में थी, और उसके विभागाध्यक्ष के पद से छोड़कर पब्लिक लाइफ में जाने वाला व्यक्तित्व, और वो सरल हो, सहज हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानता हूँ कि उनकी सारी उपलब्धियों से भी बड़ी उपलब्धि उनकी सरलता और उनकी सहजता रही होगी। ये आसान नहीं है, आप सब जानते हैं, सरल और सहज बने रहना। ये बात भगवान राम के बारे में रामचरितमानस में कही गई है, सरल सहज साहब रघुराजू, और भगवान शिव के बारे में कही गई है, लगी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वभाव सम्हारा। तो ऐसे लोग ही सरल और सहज रह पाते हैं। उसके लिए उनके परिवारजन जो बैठे हैं उनके मार्फत मैं माननीय रज्जू भैया को, आप सबके मार्फत मैं नमन करता हूँ। एक बात जो इस वीडियो में भी दिखाई गई और बच्चों ने भी कहा, माननीय रज्जू भैया के स्वयं के मुख से वीडियो में दिखाया गया कि वो चाहते थे कि भारत एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बने, श्रेष्ठ राष्ट्र बने। बच्चों के प्रार्थना में भी ये बात आई, जग सिरमौर बने भारत, ये शब्द आया था। तो उसमें मैं आज के प्रसंग में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब उसमें अपना योगदान दें। मैं स्वयं इस मिशन को लेकर के ही मैंने अपना एक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है, और अब जब राजनीतिक जीवन में आया हूँ तो उसमें भी मैं इसी मिशन और इसी प्रतिबद्धता के साथ काम करूँगा कि जग सिरमौर बने भारत। और मैं इस विषय को, इस बात को मानता भी हूँ कि ये संभव है। मैं बार बार ये बात कहा हूँ और कहता रहूँगा कि ये संभव है, हम करके दिखाएंगे। एक ज़माना था, मैं एक आधा मिनट और लूँगा, कि एक ऐसा सुनने में आता है, कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तो बाद में बातें आई हैं, कि एक समय था कि 5000 पहले भारत का जो जीडीपी था वो विश्व की जीडीपी का चौथा हिस्सा हुआ करता था, चौथा पाँचवा हिस्सा हुआ करता था। और वहाँ से घटते 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 आज हम 3%, 5%, 7% पे हम आ गए हैं। तो ये जो गिरावट आई है उसमें, उसको हमें फिर से उस स्थान पे भारत को अगर पहुँचाना है, भारत को सिरमौर बनाना है अर्थव्यवस्था के रूप में, तकनीकी शिक्षण के रूप में, तकनीकी ज्ञान के रूप में, तो हमें बड़ी कमर कस के मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें हमारे आदर्श प्रस्थापित करने वाले माननीय रज्जू भैया और आप सब जो विद्या भारती संगठन है, जो जिन्होंने उनके पदचिन्हों पे चलते हुए ये तकनीकी संस्थान खड़ा किया है। मैं एक हफ्ते पहले भी आया था तो इस कार्यक्रम की मुझे जानकारी नहीं थी। उस दिन भी मैंने कहा था कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी बढ़िया काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इसको आप बाहर ले जाइए, बाहर लोगों को खबर पड़नी चाहिए। तो इस
विधा पे चल के, उनके पद चिन्हों पे चल के हम भारत को फिर सिरमौर बनाएंगे। इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सबको पुनः नमन करते हुए, माननीय रज्जू भैया को पुनः स्मरण करते हुए धन्यवाद। हम सब में सर्वाधिक वरिष्ठ और सबसे अधिक पूज्य रज्जू भैया जी के साथ काम करने वाले प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह जी विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि संक्षेप में अपने संस्मरण हम सबके सामने रखने की कृपा करें। आदरणीय श्याम नंदन सिंह जी। सभी को प्रणाम। अब इतनी यादें हैं, इतनी बार उनके साथ बैठकों में बैठे हैं, तो मैं याद भी करूँगा तो नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल होगा मुझे। और बात कही गई है संक्षेप में, तो संक्षेप में सबको समेटना भी ये कला हर एक के पास नहीं हो सकती। माननीय रज्जू भैया जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, लेकिन मैं नहीं समझता कितने लोगों को पता होगा, तो स्पेस साइंस के अथॉरिटी थे। बहुत कम लोग उस पीरियड में थे, और अगर शायद वहीं बने रहे होते तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक होते। उनके पढ़ाए हुए न जाने कितने IAS अफसर निकले हैं। 10-12 तो मैंने लिस्ट बनाई थी, फिर बाकी का मैंने छोड़ दिया, कहाँ ढूंढते फिर हम। एक और व्यक्ति का नाम जिसको आप जानते हैं बताता हूँ मैं। उनके शिष्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी उनके शिष्य थे, जो वहीं अध्यापक भी रहे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और सरकार में कई बार शिक्षा मंत्री रहे। यानी इतने लोग निकले हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं भी जब एक कॉलेज में, एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मैंने अध्यापन की पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया, तो पढ़ाने के लिए भी मैं ये सोचता था, अगर माननीय रज्जू भैया का स्वयंसेवक रहने के कारण भी अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर कोई 1-2 प्रचारक नहीं निकले तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। तो ये माननीय रज्जू भैया से जो कुछ भी सीखा कि अध्यापन करना है तो कैसे करना है, बाकी का ज़िंदगी जीनी है तो कैसे जीनी है, तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि अभी आप जो मेंबर बने हैं, इसके साथ जो लोग रिटायर हुए हैं, आज उनका विदाई हो रही है, उसमें विधान परिषद के जो अध्यक्ष वर्तमान में रहे वो, और आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में एक सदस्य, वे भी मेरे शिष्य रहे हैं। ये सब मुझे माननीय रज्जू भैया जी का ही शिक्षा का प्राप्त है। फिर लगा मुझे कि भाई अब ज़्यादा पढ़ाने से जो छात्र हैं उनमें भी ज़्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलेगा, तो लगा कि भाई छोड़ देना चाहिए पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। मैंने सेकेंड ईयर किया तो वहीं किया था, आगरा विश्वविद्यालय के हिंदू हॉस्टल। तो अभी उसमें हम लोग ज़मीन पे सोते थे, लेटते थे, तो रज्जू भैया जी आते थे, कहिए किसी को कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं है, घर में गद्दे में सोते हो या ज़मीन में सोना पड़ रहा है, तो ऐसा पूछताछ करते थे। और जब मैंने 3rd ईयर करने गया मैं, तो माननीय भावराव जी और मन रज्जू भैया जी ऐसा एक बैठक ले रहे थे कि अभी देश की आवश्यकता है और अच्छे लोगों को निकलना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को प्रचारक बन के निकलना चाहिए, तो कौन कौन बनेगा। कुछ लोगों ने हाथ उठाया, मैंने भी हाथ उठा दिया, मैं भी बनूंगा प्रचारक। फिर मुझे बुलाया कि तुम रात में अलग से कमरे में आना। माननीय भावराव जी भी थे, पूछा ये भी थे, घर में कौन कौन है, क्या करते हो, क्यों नौकरी क्यों छोड़ रहे हो। 10 साल पढ़ाने के बाद नौकरी छोड़ना,
तो मैंने कि आपने पूछा क्यों था कि कौन कौन निकलेगा? या भाई आपने पूछा कि पढ़े लिखे लोगों की देश में आज आवश्यकता है, उनको निकलना चाहिए, तो मैंने हाथ उठाया कि मैं निकलना चाहता हूँ, और आप फिर पूछ रहे हैं कि आप क्यों निकल रहे हो? तो ऐसे बड़े आनंद की बातें हैं बहुत ही। और फिर मैं पढ़ाना छोड़ दिया और मैं प्रचारक होकर गया। जिस समय मैंने पढ़ाना छोड़ा तो मेरे कॉलेज प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और अच्छा है तुम्हारे ऊपर संघ का भूत सवार है, तो मैं तुमको 1 साल की छुट्टी देता हूँ, लीव विदाउट पे। जब तुम्हारा लगे कि तुमने बेवकूफ़ी की है तो बाद में आ जाना। तो मैंने कहा कि ये संघ में जो बेवकूफ़ी करता है वो थोड़े दिन के लिए नहीं करता है, वो पूरे दिन के लिए करता है, हमेशा के लिए। और प्रचारक रहा 10 साल, नगर प्रचारक, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, फिर इमरजेंसी आ गई, फिर चला। इमरजेंसी के बाद हाँ, इमरजेंसी की भी घटना है। देहरादून से और हरिद्वार होते हुए ट्रेन में जा रहे थे, वहाँ एक बैठक भी थी हरिद्वार में, इमरजेंसी में ही। फिर मुझे कहा गया कि कुछ सामान लेकर जाना है और ये डिब्बा दे के आना है वहाँ। हम 2 लोग थे और वो इस बॉगी में ऐसे ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो जिस रूप में तुमने पहचाना है उस रूप में नहीं होंगे। बहुत बड़ा ओवरकोट होगा, आप कुछ ऐसी टोप कैप लगाए हुए थे। अब वो मैं ढूंढता रहा, पहचान नहीं पाया। अब उन्हें भी मुश्किल कि वो कैसे मुझे बुलाएं। तो ऐसे ही कुछ थोड़ा सा उन्होंने कुछ कहा, मुझे लगा कि इस जन बुला रहे हैं, मुझे लगा फिर यही हैं, तो वह उनको लेकर के चला आया। एक घटना और बताता हूँ मैंने कहा ना, घटनाएं तो बहुत ही हैं। इसके प्रचारक ये इमरजेंसी के बाद में मुझे भेजा गया दीनदयाल शोध संस्थान में, माननीय नानाजी देशमुख के साथ। तो वहाँ संघ कार्यालय पास ही था अपना के, तो मैं जाता आता रहता था। एक बार माननीय अज्जू भैया जी ने मुझे बुलाया, तो भाई श्याम अपनी गाड़ी लेके आ जाओ। तो मैं गाड़ी लेकर के गया, और उस समय सरकार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे। तो मैं गाड़ी लेकर के गया वहाँ। उस समय देखिए संघ कार्यालय में भी ज़्यादा गाड़ी नहीं हुआ करती थी, एक गाड़ी थी शायद मेरे ख्याल से। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ गया और मुझसे कहा कि चलो। मैंने कि कहाँ चलना है? कि अटल बिहारी वाजपेयी की कोठी पर चलो। मैं भी अचानक चौंका कि भाई कैसे ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की कोठी में बैठे, जलपान वगैरह किया हम लोगों ने वहाँ, और कुछ विदेश नीति के बारे में क्या होना चाहिए, क्या हमको हमारे व्यक्ति को, हमारे एक स्वयंसेवक को पहली बार मौका मिला है कि केंद्र की सरकार में मंत्री बनने का, और वो भी विदेश मंत्री बनने का। तो इस पर कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ बिंदु बताने के लिए वहाँ गए थे। देखिए तो कितना ये ध्यान रहना कि अगर हमारा स्वयंसेवक कहीं किस स्थान पर बैठकर कोई काम कर रहा है तो उसको भी दिशा मार्गदर्शन करना कि उससे कोई गलती ना हो जाए, भूल ना हो जाए। नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखते थे। और कितना विशाल व्यक्तित्व था, कह नहीं सकते हम। ये तो अपने उत्तर प्रदेश को इस बात का गौरव है कि एक स्वयंसेवक से बढ़ता हुआ एक व्यक्तित्व और अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघचालक बना। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा गौरव है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो बहुत सी बातें याद आ जाएंगी, फिर गड़बड़ होगा। मैं यहीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। अब मैं आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और जिन्होंने अनेक वर्ष पूज्य रज्जू भैया जी के पैतृक आवास आनंदा, जो सिविल लाइंस प्रयाग में है, उसमें बिताए हैं, ऐसे संघ के औध प्रांत के साप्रांत प्रचारक आदरणीय मनोज जी से आग्रह करता हूं कि आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मनोज जी। परम पूज्य
रज्जू भैया के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उनके परिवार के सभी स्वजनों को प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान सभी अतिथि महोदय, वरिष्ठ जन तथा उपस्थित समाज जीवन के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे अनेक प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक लोग, छात्र एवं छात्राएं, परम पूज्य रज्जू भैया की चर्चा व्यापक हो रही है, समय का अभाव भी है। एक बार रज्जू भैया से शाखा पर ही किसी ने कहा कि आज रज्जू भैया का मार्गदर्शन होगा, तो कई बार 2 मिनट बचता है, अधिकारी उपस्थित है तो मार्गदर्शन भी लेना तो वो भी अवमानना हो जाएगी। तो रज्जू भैया ने कहा समय तो नहीं है, तुम्हारे प्रार्थना का समय हो गया, तो मैं क्या इतना देर में बताऊं? तो क्या अच्छा छोटी सी बात बताता हूं, मार्गदर्शन क्या होता है। तो कहें देखो 1925 में विजयादशमी के दिन परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना किया था। तो मार्गदर्शन इसे कहते हैं कि जीवन में जियो और शाखा पर जाओ, यही मार्गदर्शन है। उन्होंने मार्गदर्शन को बहुत अच्छा परिभाषित करते हुए कहा कि शाखा तक जाना ही मार्गदर्शक है। जो शाखा पर आ गया उसको मार्गदर्शन कहते हैं। अब कैसे उसको जियोगे? अनेक उनके जीवन में ऐसे प्रसंग, ऐसे उदाहरण आते हैं। उनके जीवन के अनेक अनेक क्षेत्र से उदाहरण आते हैं। सर्वप्रथम तो थोड़ा वो किशोरावस्था में स्वयंसेवक बने। एमएससी के कालखंड में जब एमएससी कर रहे थे तो जैसा कि आदरणीय संजय जी ने बताया, तो वास्तव में एक बालक था, वो उनके यहाँ पढ़ने के लिए जाता था। वो शाखा का मुख्य शिक्षक था, तो रज्जू भैया के साथ पढ़ता था। और जैसे ही 4 बजे तो वो बिल्कुल मध्य सवाल छोड़ करके, रज्जू भैया मुझे जाना है। अरे कहीं पूरा करना नहीं, देर हो जाएगा, जाना है। तो कहाँ जाना है? अनेक बार ऐसा वो करता था। तो वो बोलता शाखा जाना है। तो कहें शाखा क्या है? कि आप चलेंगे तो पता चलेगा शाखा क्या है, ऐसे में क्या बताऊं। तो रज्जू भैया को शाखा धीरे धीरे करके वो बालक ले गया। ये 42 घटना है। जब शाखा ले गया तो जैसा बताया आपने कि एक दिन जब 4-6 दिन बीत गया तो ऐसे जब मंडल में बैठते हैं तो उसने कहा कि आज से ये जो हमारे राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हैं, अब ये हमारी शाखा के गटनायक होंगे। तो रज्जू भैया कह रहे तुमने मुझसे बिना पूछे मुझे गटनायक कैसे बना दिया? ऐसे गलती क्यों किया? अब उन बाल स्वयंसेवकों में रज्जू भैया सबसे बड़े थे, एमएससी के विद्यार्थी थे। तो उसने कहा अब मैं क्या बताऊं, गलती तो हो गई और आपका नाम जैसा बता नागपुर भेज दिया। अब नागपुर गटनायक का नाम कभी नहीं भेजा जाता रहा होगा, लेकिन अब उस बालक की विशेषता थी, मुख्य शिक्षक था शाखा का। तो कहीं दूसरे तुमने गलती किया, एक तो तुमने हमको गटनायक बनाया और दूसरा नागपुर मेरा नाम क्यों भेज दिया तुमने? तो और पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया वहाँ। तो रज्जू भैया ने सवाल दे कहा अच्छा ठीक है, करना क्या होता है गटनायक को? कि रज्जू भैया कोई काम नहीं रहता, उधर से आते तो 4-6 स्वयंसेवक जो गली में होते उनको लेते आना, और वो ना आमे तो उनको चाय पीते घर चले जाना, यही गटनायक का काम है। बड़ा अच्छी तरीके गटनायक की व्याख्या उसने बालक ने किया। हो गया, ये तो मैं कर लूँगा। रज्जू भैया का जीवन यहाँ से संघ में प्रवेश करता है। प्रथम दायित्व तो उनका जो था गटनायक का था। प्रथम बार जब वो 43 में संघ शिक्षा प्रथम वर्ष में गए, डीएवी इंटर कॉलेज बनारस काशी में लगा हुआ था। तो जो तात्या बार बार के गुरु जी से प्रभावित हुए। तो गुरु जी से ऐसे बहुत बड़ी संख्या में समाज जीवन के लोग थे जो स्वयंसेवक न होते हुए भी प्रभावित थे। रज्जू भैया तो प्रत्यक्ष थे ही। तो उस समय उन्होंने जो छत्रपति शिवाजी ने जो मान सिंह के नाम पत्र लिखा था उस पर उनका बौद्धिक था, परम पूजनीय गुरु जी का।
उस पत्र की व्याख्या को सुनने के बाद जो रज्जू भैया के मन पर, एक मानस पर जो एक गहरा छाप पड़ा, वो रज्जू भैया के जीवन को बिल्कुल एक अलग ही कर दिया। और उसी कालखंड के अंदर माता जी ने उनकी शादी का प्रबंधन शुरू कर दिया, परंतु उनको तो कुछ और ही स्वीकार था। और वो जो चर्चा आती है कि सीवी रमन और उनका एमएससी का वाइवा लेने के लिए आए थे उस कालखंड में, रमन इफेक्ट ऐसा करके एक टॉपिक था, उस पर उनका शोध था। तो रमन संजोग रहा होगा, उनका आगमन हो गया, तो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और लेते हुए कहा कि तुम क्या मेरे साथ शोध कर सकते हो। वास्तव में उस कालखंड के लिए रमन जैसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक विद्वान अगर एक सामान्य से विद्यार्थी को ऑफर करे तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है। वो विज्ञान के और उस दिशा के जानने वाले लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात थी। परंतु रज्जू भैया वहीं के एक प्रोफेसर थे, उनके अंडर में उधर उनको निगलेक्ट किया। लेकिन ये बात और उन्होंने छोड़ा नहीं। जब परमाणु ऊर्जा का लिए, परमाणु के लिए, और जब भाभा होमो जहांगीर भाभा ऐसा जो वैज्ञानिक थे, वो एक बार नेहरू से मिले। तो नेहरू से मुलाकात होने के बाद वो प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने कहा कि इस काम को करना है, भारत को समृद्ध बनाना है, तो ये हमको और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक काम करना पड़ेगा। तो कहीं और कौन होगा, तो रमन है। तो दोनों, रमन और भाभा, दोनों मिलकर कहे अगर ये मेधावी छात्र अगर मुझे मिल जाता तो बहुत ही इस देश का और दुनिया के विज्ञान का भला हो जाता। तो ये दोनों मिलकर के बहुत प्रयत्न किया रज्जू भैया को कि ये हमारे साथ आ जाए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, रज्जू भैया नहीं गए। तो ये बात नेहरू तक पहुंची कि क्या रज्जू भैया आ सकते हैं क्या। तो नेहरू ने कहा क्यों नहीं आ सकते, उसको कितना पैसे से बुला लो, वो उसको मुंह मंगा तनख्वाह दो। तो रमन ने कहा तब आप नेहरू जी रज्जू भैया को नहीं जानते, वो पैसे से अधिक मूल्यों की कीमत उनके पास है। वो जिन मूल्यों के साथ जीना चाहते हैं। तो कहे क्या मूल्य है, क्यों संघ के आरएसएस के ऐसे कार्यकर्ता हैं, प्रचारक होने वाले हैं, इस नाते वो नहीं आ सकते। तो नेहरू जब संघ की बात सुने तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट नेहरू हो गए। फिर कभी नहीं प्रयत्न किया कि इनको अलग से भी प्रयत्न किया जाए। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ प्रचारकों को देखा है जो शादी विवाह हुआ है, अभी भी ऐसे वरिष्ठ प्रचारक हैं। लेकिन ऐसे प्रचारक को नहीं देखा है, वरिष्ठ प्रचारक तो हमारे अग्रज बैठे हैं जो नौकरी भी करते और प्रचारक भी हों। वो एक में रज्जू भैया थे। धीरे धीरे करके रज्जू भैया अनेक दायित्व का तो निर्वाह किए ही किए, कारवा, विभाग कारवा, संभाग कारवा, प्रांत कारवा। बाद में वो प्रांत प्रचारक, उनको ऐसा दायित्व आ गया। तो भाऊराव जी उसमें थे। तो भाऊराव जी जो उनको समझाने का प्रयत्न किए और लोग वीसी के पास गए कि अब मेरी ऐसा हो गया कि मैं छुट्टी दे दो और मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता, मेरे पास बड़ा दायित्व आ गया है। तो वाइस चांसलर उसमें जो भी रहा हो, तो उसने कहा नहीं आपको छुट्टी तो नहीं दे सकता, तो आप ऐसा करो कि आप महीने में, सप्ताह में 1 दिन क्लास लीजिए, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। रज्जू भैया कहें अच्छा, काम चला। रज्जू भैया धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए, फिर क्षेत्र प्रचारक हो गए। तो फिर वीसी के पास गए, तो आप छुट्टी दे दीजिए, अब मैं कुछ नहीं करता। कहें नहीं आप महीने में 1 दिन क्लास लीजिए। और क्लास उनकी कैसी होती थी, उस हाफ पैंट था, जाड़े के मौसम में भी फिजिक्स के क्लास में इतिहास और भूगोल के विद्यार्थी आके प्रत्यक्ष वहाँ के अनेक ऐसे जो उस कालखंड के अपने कार्यकर्ता हैं, वो चाहे राजेंद्र अग्रवाल उस कालखंड में रहे हों, नरेंद्र सिंह गौड़ रहे हो, अपने बालजी अग्रवाल थे, अनेक ऐसे उनको जो शिष्य थे वहाँ के सब प्रोफेसर थे, सब फिजिक्स के ही थे, कुछ केमिस्ट्री के भी थे। सब लोगों ने कहा कि रज्जू भैया क्लास जब होती थी तो फिजिक्स की क्लास में इतिहास और भूगोल के विद्यार्थी आके बैठते थे कि आज रज्जू भैया क्लास है, आज चलते। इतना प्रभाव। और एक आध बार तो ऐसा ही अवसर आया, क्लास के गरिमा को ध्यान में रखते रज्जू भैया, कि घड़ी का समय हो जाता था तो वो सीधे हाफ पैंट में ही क्लास ले लेते थे। ऐसे रज्जू भैया एक आदर्श शिक्षक के नाते अपने जीवन को व्यतीत किए। प्रचारक जीवन में वो प्रांतीय प्रचारक हो गए, लेकिन फिर से 61 में लौट करके भाऊराव जी आ गए इधर से, तो रज्जू भैया फिर सह प्रांतीय प्रचारक हो गए और फिर भाऊराव जी प्रांत प्रचारक हो गए। फिर वो काम चलता रहा और ऐसा क्रम
रज्जू भैया का जीवन आगे धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और बाद में चल कर के रज्जू भैया सर कारवा हो गए और सर कारवा के बाद फिर सहसर कारवा हो गए और सहसर कारवा के बाद फिर सरसंघ चालक का। ऐसा एक उनके जीवन में शुरू से ऐसा एक उतार चढ़ाव अनेक प्रकार से रहा। अनेक उनका जो जीवन था वो गरिमा से इसलिए भरा था कि उन्होंने इतना बड़ा, एक तरफ से विज्ञान, एक तरफ से शिक्षक, एक तरफ से मानवीय मूल्यों का संरक्षण करते करते, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में प्रमुख बात की, जब हम सब जैसे प्रचारकों की बैठक होती थी तो उस बैठक में बड़ी छोटी छोटी बात करते थे। लगता था कि हम लोग तो खैर शुरुआती जीवन के ही प्रचारक थे, तो जब बैठ के बड़ी कार्यक्रम खत्म तो प्रचारक बैठक होती, तो उस समय रज्जू भैया बोलते थे कि देखो कभी कभी सब्जी तेल का भी भाव पता कर लिया करो। तो मेरे जैसे व्यक्ति, सब्जी तेल से प्रचारक से क्या मतलब है? तो उसको फिर व्याख्या करते थे, कहें देखो कई बार क्या होता है कि घर में गए, प्रचारक को भोजन करने घर में जाना होता है, तो घर में भोजन करने गए और 50 रुपये किलो भिंडी की सब्ज़ी मिलती है। तो जब 50 रुपये किलो भिंडी की सब्ज़ी मिलती है तो आदमी आधा किलो लाता है, 250 ग्राम लाता है, और तुम्हें सब्ज़ी अच्छी लगी, तुमने 3 बार मांग लिया तो गृहस्थ की बेइज्जती हो जाती। कितनी छोटी बात उनकी होती थी, तो लगता था रज्जू भैया कितना दूर सोचते थे। और 94 में पहली बार जब मैं श्याम कारवा काशी में था तो रज्जू भैया का जो भाषण हुआ था वहाँ, उन्होंने कहा भारत को ऐसा परमाणु बनाना चाहिए कि बीजिंग तक हमला कर सके। मैंने एक तरफ परमाणु बम से बीजिंग से लेकर रसोई के भिंडी की सब्जी तक की चर्चा की चिंता करने वाले रज्जू भैया थे। तो ऐसा जो बिरला व्यक्तित्व था, ऐसा जो आदर्श व्यक्तित्व था, वो गजब का था। व्यक्तिगत जीवन में अनेक मुलाकात में एक उनकी मुलाकात बड़ा आकर्षण करती, जब निवर्तमान हो चुके थे तो मैं प्रतापगढ़ में जिला प्रचारक था। प्रांत की बैठक नैनी में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वो नैनी अभी माधव ज्ञान केंद्र करके वहाँ बैठक हो रही थी। तो अमरनाथ जी हमारे थे, आजकल कन्नौज विभाग प्रचारक है, उनके सहायक थे। हम लोग साथ में काशी में काम किए, तो वो बताए कि मनोज जी हैं प्रतापगढ़ में आजकल है। तो कहा अच्छा तुम प्रतापगढ़ में प्रचारक हो, अच्छी बात, तुमको मैं एक घटना बताता हूँ प्रतापगढ़ का। बिल्कुल हम 3 ही लोग थे। तो उन्होंने घटना क्या बताया कि राजा अभय सिंह थे, वो सांसद हो गए जनसंघ से, उसमें सांसद जीत गए और 4 विधायक जीत गए। रज्जू भैया क्षेत्र प्रचारक थे, उसमें क्या मैं क्षेत्र प्रचारक था। तो जनसंघ के अच्छे उस कालखंड में विधायक जीते थे और सांसद भी अच्छे जीते थे। इंदिरा गांधी का चाबुक चला और चाबुक में सारे विधायक और सारे सांसद इंदिरा गांधी की तरफ चले गए। जब चले गए तो राजा साहब भी चले गए, अभय प्रताप सिंह भी चले गए। तो कहे मैं लखनऊ जा रहा था पैसेंजर ट्रेन से, तो प्रतापगढ़ के अंदर वो बहुत भीड़ लगी थी। तो हमने पूछा क्या बात है, कौन लोग जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो राजा अभय प्रताप जी और सांसद जी दिल्ली जा रहे हैं। तो कहे मैं भीड़ को चीरते चीरते राजा साहब के पास पहुंच गया। राजा साहब मुझे बहुत ही मानते थे, उन घर में रहते थे, सारी बातें होती थी। तो कहे राजा साहब के पास जब मैं गया तो राजा साहब को मैं कहा राजा साहब प्रणाम। बोगी में भीड़ लगी थी, तो राजा साहब ने ऐसे गर्दन कर लिया। तो कहे मैंने फिर कहा राजा साहब प्रणाम। कहे राजा साहब मुझे देख नहीं रहे। कहे मैंने फिर कहा राजा साहब प्रणाम। वो गर्दन ऐसा किए 90 डिग्री पर, तो सामने गर्दन किया ही नहीं उन्होंने पूरा समय। लोग कहे क्या क्यों जबरदस्ती, आप रज्जू भैया को सब तो नहीं पहचानते, राजा साहब तो पहचानते। कहे मुझे बड़ा अपमान लगा, मैं अपनी बोगी में वापस आ गया। वो आगे चिलविला पड़ता, जब वहाँ फिर गया कि मुझे रहा नहीं, मैं फिर उनकी बोगी में गया। और जैसे उनकी बोगी में गया, राजा साहब प्रणाम कहा, तो वो जैसे बच्चा रोने लगे, वैसे राजा साहब पूरा फूट फूट के रोने लगे। कहें रज्जू भैया मैं आपसे नज़र मिलाने का साहस नहीं कर सकता, इसलिए आंख इधर कर लिया। क्या नज़र मिलाऊं आपसे? जिस लोगों ने हमको इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया, मैं इतना बड़ा पाप किया सत्ता के लिए। इस नाते मेरा साहस ही नहीं हो सकता कि हम आपसे नज़र मिला सकें। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बहुत आराम से, बहुत तरीके से, बहुत शालीनता से अनेक बातें समयानुकूल सामने रखते थे। एक अंतिम बात उनकी बता करके, अब वो दोनों ही चुकी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी और रज्जू भैया, इसलिए हमें बताने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अमरनाथ जी ने हमको बताया। तो सहायक जो होता है सरसंघ चालक का, स्वाभाविक रूप से वो परिवार में भोजन करने जाता है। तो रज्जू भैया के साथ
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो अमरनाथ जी का भी जाना हो गया उधर। तो उन्होंने बताया कि सब भोजन वोजन हो गया तो बस 3 ही लोग थे। तो कितना आपस का लोगों का, एक प्रधानमंत्री और निवर्तमान सरसंघ चालक, कितना आपस का प्रेम और अनुशासन, कैसा बड़े लोगों का कैसा बड़ा मन होता है, वास्तव में इस घटना से ध्यान में आता है। तो कहा कि देखो अटल, अब तुम भी बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए हो और मैं तो हो ही गया हूँ, तो तुम ऐसा कर लो कि अपना एक कोई सहयोगी कर लो। तो अटल जी कहे हाँ रजू भैया। और आपको आश्चर्य होगा, अगले दिन आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बना दिया उन्होंने। गृहमंत्री थे, कुछ दिन उप प्रधानमंत्री। ऐसा आपस का दोनों लोगों का, या ऐसे जितने बड़े लोग होते, बड़ा मन ही होता है, बड़े होते ही इसीलिए। तो ऐसा इन महापुरुषों का जीवन था। हम जैसे छोटे लोगों का बहुत सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठ करके और जीवन की कुछ बातें सुनने और सीखने को मिला। ऐसे उदार मन वाले, बड़े मन वाले व्यक्तित्व को सतत नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में आदरणीय शिव कुमार जी अनेक वर्षों तक उस परिसर में रहे हैं। रज्जू भैया की आभा से वो आलोकित है सारा परिसर। प्रत्यक्ष संघ के प्रचारक के रूप में उनके साथ वो रहे और पूज्य सरसंघ चालक जी से अवकाश प्राप्त करने के बाद भी रज्जू भैया जी के साथ रहने का, उनकी सेवा का भी अवसर आदरणीय शिव कुमार जी को अनेक वर्षों तक मिला है। मैं यहाँ एक अध्यक्ष के रूप में समारोह के विराजमान हैं। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि आएँ और अपने आशीर्वचनों से हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। अध्यक्ष के नाते से बोलने के लिए खड़ा होना, ये अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार मामला रहता है। पूज्य रज्जू भैया के बारे में उनकी सहजता, उनकी सरलता, हृदय की विशालता, सभी पहलुओं के बारे में बहुत से उदाहरण अपने सामने आए हैं। केवल एक छोटी छोटी 2-3 बातें आपसे शेयर करूंगा। उनके सोचने का, विचार करने का, एक समग्र चिंतन का दृष्टिकोण विद्या भारती के दायित्व के कारण से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सहभाग करने का मौका मिला। प्रोफेसर JS राजपूत, जगमोहन सिंह राजपूत, आप में से अधिकांश लोग जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो सब परिचित हैं उनसे। एक हस्ताक्षर के नाते से आज वो शिक्षा के क्षेत्र में जाने जाते हैं। वो एक प्रसंग की चर्चा कर रहे थे। मूलतः वो हरदोई के रहने वाले हैं। BSc करने के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया। वो फॉर्म भरते समय कुछ विषयों के बारे में लिखते समय कहीं कुछ गलती हो गई। बाद में ध्यान में आया कि मैंने फॉर्म में तो गलत विषय भर दिया है। 2 दिन से बेचारे परेशान थे। जो क्लर्क महोदय थे उनके पास जाकर के आग्रह करते थे, लेकिन क्योंकि प्रवेश का इतना लोड था, प्रवेश के कार्य का इतना व्यस्तता थी कि क्लर्क भी उनका कुछ सहयोग नहीं कर पा रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में हरदोई जैसे जिले से आकर के एक छोटे से गांव से आया हुआ एक नौजवान विद्यार्थी प्रयाग जैसे एक बड़े विशाल विश्वविद्यालय के किसी एक कोने में खड़ा होकर के निराश भाव से खड़ा हुआ है और एक सीनियर प्रोफेसर उसके पास से गुजरते हैं। 2 कदम आगे जाने के बाद देखते हैं कोई विद्यार्थी बड़ा एक डिप्रेस्ड जिसको कहा जाता है, ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है। उसके उस मनोविज्ञान को अध्ययन करना, आप हम कल्पना कर सकते हैं, हम सभी लोगों ने कॉलेज लाइफ, विश्वविद्यालय लाइफ बिताई है। वो प्रोफेसर फिर से 4 कदम जो आगे बढ़ गए थे, 4 कदम पीछे आते हैं और उससे पूछते हैं क्या बात है, वो बड़े परेशान से दिखाई देते हो। दोनों का कोई आपस में परिचय नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं, न नाम से परिचित हैं न चेहरे से परिचित हैं, परंतु वो जो स्नेह है, वो जो संबल है, वो ये जो पूछना है कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं। राजपूत जी बता रहे थे कि हृदय की जो विहलता है, 2 दिन से मैं परेशान था कि कैसे अपना सब्जेक्ट चेंज करवाऊं, एकदम से उनके लिपट करके मैं रोने लगा।
अपने आगोश में लेकर के पीठ थपथपाई, अरे भाई घबराओ मत, बताओ बात क्या है। बताया कि ऐसे ऐसे इस प्रकार का विषय है और वो मेरा सब्जेक्ट चेंज नहीं हो पा रहा है। रजू भैया अपने साथ ले गए, उस कलर के पास लेकर के गए, उससे आग्रह किया, उस फार्म को निकलवाया। क्लर्क ने भी कहा कि प्रोफेसर साहब क्या करें, इतना व्यस्तता है, इतने फार्म आए हुए हैं, इसमें से इनका फार्म खोजना, तो कोई डिजिटलाइजेशन का समय तो था नहीं कि भी क्लिक करेंगे और निकल आएगा। मैनुअल पद्धति से इतने हजारों फार्मों में से इनका फार्म निकालना बड़ा कठिन काम है। रजू भैया ने राजपूत जी बता रहे थे कि स्वयं 2-2.5 घंटे 3 घंटे वहां बैठ करके और उसमें से उनके फार्म को सॉर्ट आउट करना, उसके सब्जेक्ट को ठीक करवाना, देखने में एक छोटी सी घटना शायद लगती है, परंतु व्यक्ति के जीवन को कितना बड़ा परिवर्तित करती है, कैसे दिशा देती है। वो 18-19 साल का विद्यार्थी जो बीएससी में प्रथम प्रवेश के लिए गया और इस प्रकार के परिवेश के कारण से इतना परेशान था, वो आज शिक्षा के क्षेत्र में एक हस्ताक्षर के नाते से उसी परम पूज्य रजू भैया के उस दिशा के आधार पर आज शिक्षा के इस प्रकार के काम के अंदर तल्लीन है। यानी व्यक्ति का जीवन गढ़ना कैसे, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन कैसे हो जाता है। एक दूसरी घटना आती है, पूजनीय रजू भैया, उनके पास जब सरसंघ चालक का दायित्व आया, उसके कुछ ही दिन पहले राम जन्मभूमि का ये जो ढांचा ध्वस्त का जो विषय था 92 में वो हुआ। 2 साल बाद में रजू भैया के पास सरसंघ चालक का दायित्व आया। जब वो ढांचा ध्वस्त का हुआ तो उस समय बीबीसी के जो वरिष्ठ संवाददाता थे मार्क तुली, उन्होंने हिंदू मिलिटेंट ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। ऐसे लोगों ने इस ढांचे को ध्वस्त कर दिया, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि, ये जो विवादित ढांचा था, आदि आदि। तो अपने संवाद में उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। नागपुर में उस समय प्रतिनिधि सभा की थी, हम सब लोग प्रतिनिधि सभा में गए हुए थे। पूज्य रजू भैया के पास सरसंघ चालक का दायित्व आया। दुनिया भर के संवाददाता, दुनिया भर के लोग उस समय इंटरव्यू लेने के लिए, मार्क तुली ने भी प्रयास किया कि रजू भैया का इंटरव्यू लिया जाए। रजू भैया ने समय देने से मना कर दिया। हम कल्पना करें, बीबीसी का वरिष्ठतम संवाददाता जो भारत का दायित्व निभाता है, लोग तो प्रयास करते हैं कि वो आए और हमसे इंटरव्यू ले। रजू भैया ने कहा नहीं, जिनको संघ के बारे में कल्पना नहीं है, हिंदू के बारे में कल्पना नहीं है, भारतीय मानस के बारे में कल्पना नहीं है, उसको क्या इंटरव्यू देना। खैर उन्होंने बड़ा आग्रह किया, बाद में रजू भैया तैयार हुए। हम लोग बैठे वो चर्चा कर रहे थे रजू भैया कि वो जो एक प्रारंभिक जो संवाद है वो विचार करने का है। इंटरव्यू लेते लेते मार्क तुली ने पूछा कि रजू भैया, आपने हमको इंटरव्यू देने के लिए इतना बार बार आग्रह, ये ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि आपको दृष्टि नहीं है भारत के बारे में, आप इतने वर्षों से बीबीसी के संवाददाता के नाते से भारत में काम कर रहे हैं, आपको भारतीय मानस का भी अनुमान नहीं लग पाया। हिंदू कभी मिलिटेंट हो सकता है क्या? बाई नेचर हिंदू मिलिटेंट है, ऐसा लगता है आपको? मार्क तुली ने बिल्कुल स्वीकार किया कि नहीं नहीं, वो मुझसे गलती होगी, वास्तव में मुझे उस समय कोई उपयुक्त शब्द समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना तो है रजू भैया कि आप लोग सामान्य हिंदू तो नहीं है। रजू भैया का जो उत्तर है, हम सब लोग जो प्रचारक जीवन के अंदर संघ के स्वयंसेवक के नाते से या सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, उन्होंने कहा वी आर असर्टिव हिंदूज एंड वी आर एक्टिव हिंदूज। हम आग्रही हिंदू हैं और हम सक्रिय हिंदू हैं। अगर आपको कुछ बात ही, शब्द ही प्रयोग करना है तो असर्टिव हिंदूज एंड एक्टिव हिंदूज। हम आग्रही हैं बात के लिए, अपनी बात को आग्रह पूर्वक चर्चा करते हैं और उस पर केवल वार्ता करते हैं इतना नहीं है, तो उसके लिए क्रियाशील होते हैं। वी आर एक्टिव हिंदूज। ये जो दृष्टि है, एक छोटी सी घटना और आपसे शेयर करता हूं। पूरे देश भर से 41 विभाग प्रचारकों का एक विशेष प्रसंग से दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई थी। अभी कुछ दिन पहले जिनका स्वर्गवास हुआ माननीय मागो वैद्य, वो हमारे उस टीम के कोऑर्डिनेटर थे और एक 3 दिन का एक अलग प्रकार की बैठक थी। उसमें
उत्तर प्रदेश से जो 3 विभाग प्रचारक गए थे उसमें एक मेरा भी दायित्व था। पूज्य रजू भैया झंडेवाला में थे उस समय, एक समाजवादी नेता मिलने के लिए आए। समाजवाद के बारे में इधर उधर चर्चा कर रहे थे। हम सब लोग अनौपचारिक बैठक पूर्ण हो रही थी और भोजन का समय हो गया था, तो धूप में ऐसे अनौपचारिक खड़े हुए थे। रजू भैया ने उनका परिचय कराया, ये समाजवादी नेता हैं आदि आदि। तो थोड़ी देर बाद भोजन का समय था, तो भोजन की पंक्ति में सभी बैठे। रजू भैया ने एक मीठा सा संदेश जिसको कहेंगे, क्योंकि वो समाजवादी नेता हम सब प्रचारकों के बीच में समाजवाद के बारे में उस अनौपचारिक घटना में, अनौपचारिक वार्ता में काफी कुछ बताने का प्रयास कर रहे थे, समाजवाद क्या है। रजू भैया ने केवल एक ही कहा, देखो भाई, संघ का समाजवाद तो ऐसा ही है कि सरसंघ चालक और कार चालक वो एक ही पंक्ति में एक साथ बैठ के भोजन करता है। हम अनुमान लगा सकते हैं ये जो एक वाक्य है ये पूरे समाजवाद का, वहां जो समाजवादी नेता आए हुए थे उनका कार चालक हम सब लोगों के आग्रह के बावजूद भी वो हमारी पंक्ति में बैठ के भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और पूज्य रजू भैया सरसंघ चालक और उनकी जो वाहन को जो चालक चलाने वाला जो चालक है वो सब साथ में बैठ करके भोजन कर रहे थे। तो समाजवाद क्या है कि सरसंघ चालक और कार चालक ये दोनों एक साथ बैठ करके एक पंक्ति में भोजन कर सकते हैं, परंतु समाजवाद का प्रतिनिधित्व करने वाला समाजवादी नेता का कार चालक की हिम्मत नहीं है कि वो नेताजी के बगल में बैठ करके भोजन कर ले। एक छोटी सी पंक्ति में संपूर्ण समाजवाद की व्याख्या हो गई। ऐसे कितने ही प्रसंग उनके जीवन से जुड़े हुए हैं कि उनका जो मल्टी डायमेंशनल एक बहुमुखी ऐसा व्यक्तित्व है। छोटी छोटी बातों के माध्यम से किस प्रकार से प्रेरित करना, किस प्रकार से मोटिवेट करना, कौन सी बात को कहां किस रूप में व्याख्यायित करना। एक अनौपचारिक में उसी जो 40 विभाग प्रचारकों का वो जो ग्रुप था उसी के साथ वो चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा करते करते उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि ये जो अपने यहाँ इस प्रकार के तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रहीम जी, ये जो ऐसे जो साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार की विधाओं में साहित्य लिखा है, इनको संत क्यों कहते हैं? अंग्रेजी के बहुत बड़े साहित्यकार हुए शेक्सपियर, उसको तो संत शेक्सपियर ऐसा शब्द से संबोधित नहीं किया जाता, लेकिन संत तुलसीदास, संत रहीम, संत कबीरदास, संत रविदास, एक्चुअल में तो इन्होंने साहित्य लिखा है, दोहा लिखा है, चौपाई लिखी है, छंद लिखे हैं, अलग अलग प्रकार से साहित्य की रचना की है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने केवल साहित्य की रचना नहीं की, इन्होंने जीवन के अनुभवों को शब्द में पिरो करके हमारे सामने परिभाषित किया है। यानी साहित्य के प्रति भी विज्ञान के विद्यार्थी, विज्ञान की उनकी दृष्टि, स्पेस साइंस के बारे में एक हस्ताक्षर, इतना सब कुछ होने के बावजूद में साहित्य और जीवन का जो मर्म है, जो आध्यात्मिक अभिभूति को दिखाता है, आध्यात्मिक अनुभूति को व्याख्यायित करता है, उस दृष्टि में भी कहां तक उनकी पहुंच है, ये इस एक वाक्य से हमारे सामने प्रकट होता है कि हमारा यहाँ ये जो इस प्रकार से संत शब्द इसलिए लगाया गया कि उन्होंने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोया है। प्रांत प्रचारक के समय की एक घटना की वो चर्चा करते थे कि अपने लिए न्यूनतम और समाज के लिए अधिकतम बार बार कहते थे, तो कहते थे कुछ समझ में आता है इसका मतलब क्या है? तो एक घटना बता रहे थे कि बुलंदशहर जिले में जहाँ के वो रहने वाले थे, उसी जिले के एक प्रवास में गए हुए थे, ग्रामीण क्षेत्र का प्रवास था, गांव में बैठे हुए थे। तो बताया कि एक लगभग 70-75 वर्ष के एक अधेड़ किसान, वृद्ध किसान, जिनकी धोती 4-5 जगह से फटी हुई होगी, ऊपर जो बंडी पहने हुए थे उसमें भी कई जगह से ऐसे हाथ की टाके लगा करके ऐसी तुरपाई की हुई होगी। ऐसी बड़ी देख करके अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई भी कहेगा सामान्य रूप से पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो यही कहेगा कि भाई अत्यंत गरीब हैं। लाठी टेकते टेकते आए रजू भैया के पास में और एक सहजता से जैसे उन्होंने कहा कि रजू, मैंने सुना है कि भाई तुम लोग स्कूल भी चलाते हो। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो नहीं चलाते, हाँ अपना एक शिशु मंदिर इस प्रकार का एक काम चलता है, तो भाई हमारे गांव में शिशु मंदिर खुलवा दो। रजू भैया बता रहे थे कि हमने बड़ा सहजता से उनको लिया, बहुत ज्यादा उनको उनकी बात का एक प्रकार से रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा अरे बाबा स्कूल खोलना बड़ा खर्चीला काम है, 3-4 एकड़ जमीन चाहिए, फिर प्रारंभ में 3-4 कमरे बनाने के लिए प्रारंभ में कुछ 30-40 हज़ार रुपये, वो महंगाई के जमाने थे,
सस्ताई के जमाने थे तो उन्होंने कहा कि 30-40 हजार रुपया भी चाहिए तो बड़ा कठिन काम है। सुन करके वो वृद्ध सज्जन वापिस चले गए। 4-5 घंटे बाद फिर लौट करके आए और अपनी उस फटी हुई धोती की अंटी से, आप में से जो गांव से जुड़े हुए लोगों को जानते होंगे, जो अंटी में से कैसे पैसे ग्राम के बुजुर्ग रखते थे, अंटी में से निकाल करके 30,000 रुपया रजू भैया बता रहे थे कि मेरे सामने मेज पर रख दिया और कहा कि मैं अपनी जमीन में से 3 एकड़ जमीन भी दे दूंगा, हमारे गांव में स्कूल जरूर खुलवा दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं? रजू भैया हम सब लोगों से उसकी चर्चा करते समय इतने भावुक हो गए। कल्पना करिए कि जो अपनी धोती, उस समय शायद 5-7-10 रुपए की धोती आती होगी, 3-4 रुपए की आती होगी, बल्कि सस्ते के समय थे, कि वो अपनी धोती 4 जगह से फटी हुई है, उसको अपने सुई धागे से गांठ करके पहना हुआ है, वो 4 रुपया अपनी धोती पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है वो वृद्ध। परंतु गांव में एक अच्छा स्कूल खुलना चाहिए, एक संस्कारित स्कूल खुलना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे गांव की आने वाली पीढ़ी ये पढ़ेगी भी और एक अच्छा नागरिक बनेगी। उसके लिए वो अपनी जीवन भर की पूंजी वो 30,000 रुपए लगा करके मेज के ऊपर रख देता है। ये जो दृष्टि है, यही भारत है। बार बार व्याख्या करते थे कि देखो, भारत को पहचानना है तो यहां से पहचानना पड़ेगा, ये भारत है। ये बहुत जो अभी हम लोगों ने इसमें देखा कि बहुत समृद्ध होना ये भारत की नियति नहीं है, चरित्रवान होना ये भारत की नियति है। अभी जो अपने सामने जो पिक्चर प्रस्तुत की, उसमें जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है कि भारत की पहचान समृद्धता से नहीं है, समृद्धि आवश्यक है। 4 चतुष्ट के अंदर जो हमने कहा है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें अर्थ समाहित है, परंतु भारत की मूल पहचान ये अर्थ प्रधानता की नहीं है। भारत की मूल पहचान ये चरित्र प्रधानता की है, त्याग की है, तपस्या की है, समर्पण की है, उस डेडिकेशन की है। पूज्य रज्जू भैया उसके एक जीवंत प्रतिमूर्ति थे। हम सब लोगों ने उनके उस सानिध्य के कारण से हजारों प्रकार से उनसे प्रेरणा प्राप्त की है। ऐसी विभूति के सामने केवल इतना ही कि हम सब लोगों को उस प्रकार का आशीष आपका मिलता रहे कि जिससे हम अपने जीवन के अंदर उनके बताए हुए उस पथ के ऊपर बढ़ते चलें। केवल इतना ही उनके श्री चरणारविंद में निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूं। जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद भाई साहब। पूज्य रज्जू भैया जी के प्रति श्रद्धा की वसीभूत और हम सब के आग्रह पर आज एक बड़ी संख्या में अनेक श्रेष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए अपने क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जयप्रताप सिंह से आग्रह करता हूँ कि आएँ और सभी के प्रति विद्या भारती की ओर से आभार व्यक्त करें। पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया के जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के नाते अपने सह प्रांत प्रचारक मनोज जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते आदरणीय शिव कुमार जी, आदरणीय श्यामनंदन जी, आदरणीय संजय जी, आप सभी लोगों ने जो संस्मरण आपके जीवन के संबंध में सुनाए और उससे जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, एक बार पुनः उनका स्मरण हम लोगों को हुआ है। और कई बार जीवन का जो आपाधापी रहती है उसमें हमसे चीज़ें छूटने लगती हैं, विस्मृत होने लगती हैं, वो एक बार पुनः सजीव हो गई। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से मैं आप लोगों का अत्यंत आभारी हूं और आपको शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को बहुत ही सजीव बनाया। आपके परिवार से उपस्थित स्वजनों ने, मैं उनके प्रति आभारी हूँ। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि वे इस कार्यक्रम में आए और अपनी भावनाएं उन्होंने व्यक्त की और उससे इस कार्यक्रम को भी एक आधार, एक संबल मिला और हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण बना।
आज के इस कार्यक्रम में अपनी हमेशा की तरह उपस्थिति से प्रेरणा देने के लिए हमारे विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय यतीन जी, आदरणीय हेम जी, इसके साथ ही सौरभ जी जो इस पूरे डिजिटल केंद्र के एक तरह से शिल्पकार हैं। इसी डिजिटल केंद्र के जो टेक्निकल का पार्ट देखते हैं, ऐसे अमिताभ जी पूरे कार्यक्रम में रहे। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में अभी नवनिर्वाचित आदरणीय अरविंद जी MLC हैं और वो भी पूरे कार्यक्रम में रहे और अपनी भावनाएं उन्होंने भी व्यक्त की और उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही इस डिजिटल केंद्र के अपने सभी कार्यकर्ता बंधु, विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अधिकारीगण, विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन माध्यम से जितने लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सभी लोगों को आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए, अपनी भावनाओं से सबको अवगत कराने के लिए मैं एक बार अपनी ओर से और विद्या भारती पूरी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।